तो चलिए आज हम लोग शुरू करने वाले हैं मुद्रा का आधुनिक रूप से। ठीक है, क्योंकि इसके पहले हमने मुद्रा और साख का जो अर्थ है परिभाषा है वो पढ़ लिया था। इसके बाद पढ़ा था कि जो वस्तु विनिमय प्रणाली क्या होता है वो भी डिस्कस कर लिया था। और आज हम लोग शुरू करने वाले हैं कि मुद्रा का आधुनिक रूप। ठीक है, ये मुद्रा का आधुनिक रूप के बारे में आज पढ़ने वाले, मतलब यहां से शुरू करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं ये बता दूं कि मुद्रा एक ऐसी चीज है जो लेन देन में विनिमय का कार्य करती है। विनिमय का मतलब क्या होता है? तो विनिमय का मतलब होता है क्रय और विक्रय। तो क्रय और विक्रय का माध्यम है मुद्रा। क्या है? मुद्रा क्रय और विक्रय का एक जरिया है। ठीक है, मुद्रा एक ऐसी चीज है जो क्रय और विक्रय का एक माध्यम होता है, जरिया होता है, अर्थात विनिमय का माध्यम है। विनिमय का मतलब क्या होता है? क्रय और विक्रय। कहता है सिक्कों के पहले तरह तरह की चीजें मुद्रा के रूप में इस्तेमाल की जाती थी। अगर हम बात करें कि सिक्कों के पहले, जब सिक्के नहीं थे तो सिक्कों के पहले लोग तरह तरह के चीजें मुद्रा के रूप में इस्तेमाल की जाती थी। अगर उदाहरण के रूप में अगर हम आपको बता दें तो सबसे पहले प्रारंभिक काल में, ठीक है, प्रारंभिक काल में अगर देखा जाए तो प्रारंभिक काल में भारतीय अनाज और पशु का मुद्रा के रूप में इस्तेमाल करते थे। पहले जमाने में क्या होता था कि जो मुद्रा का जो रूप था वो भारतीय अनाज, पशु, ये सब मुद्रा के रूप में इस्तेमाल करते थे। और इसके बाद देखा जाए तो सोना, चांदी, तांबा, ठीक है, ये सब जो महत्वपूर्ण या मूल्यवान वस्तु होती थी, जैसे धातुओं के सिक्के का चलन हुआ। मतलब अगर सबसे पहले प्रारंभिक काल में देखा जाए तो अनाज और पशु के रूप में क्या होता था? मुद्रा का रूप में लोग इस्तेमाल करते थे। इसके बाद धीरे धीरे विकास हुआ और लोगों ने क्या किया कि सोना, चांदी, तांबा जैसी धातुओं के सिक्के का प्रचलन शुरुआत कर दिया। ठीक है, मतलब ये सब धातुओं से सिक्का बनना स्टार्ट हो गया और वो सिक्कों का प्रयोग करके अब लोग क्या करते थे? वस्तु का विनिमय करते थे। मतलब इसका प्रचलन हुआ। मुद्रा का आधुनिक रूप में हम क्या देखते हैं? अभी के जमाने में क्या है? अभी के जमाने में यही है कि धातुओं के सिक्के का चलन अभी भी है। अभी है कि नहीं? अभी तो ज्यादा है। ठीक है, इसके बाद है कि मुद्रा के आधुनिक रूप में करेंसी, कागज के नोट, ठीक है, और सिक्के शामिल हैं। अगर देखा जाए कि आधुनिक जमाने की बात की जाए, पहले जमाने में ये नहीं था। ठीक है, अभी के जमाने में क्या है? तो मुद्रा के आधुनिक रूप में करेंसी, कागज और नोट, सिक्के शामिल हैं। पहले सबसे पहले क्या था? अनाज और पशु के द्वारा लोग इस्तेमाल करते थे मुद्रा को। ठीक है, उसके रूप में इस्तेमाल करते थे। सेकंड में क्या है? सेकंड में देखते हैं कि धीरे धीरे लोगों ने क्या किया कि धातुओं के सिक्के बनाना स्टार्ट किया। वो प्रचलन अभी भी शामिल है। लेकिन अभी क्या है? अभी आपका देख रहे हैं, अगर आधुनिक रूप में अगर देखा जाए तो करेंसी, कागज के नोट और दूसरा सिक्के, ये दो मुद्रा भी शामिल है। अब आगे देखते हैं। कहते कि भारत में भारतीय रिजर्व बैंक केंद्रीय सरकार की तरफ से करेंसी नोट जारी करता है। भारत में जो है वो भारतीय रिजर्व बैंक अर्थात आरबीआई क्या करता है? आरबीआई सरकार की तरफ से करेंसी नोट जारी करता है। मतलब अगर कहा जाए, अगर आपसे पूछा जाए कि करेंसी नोट जारी कौन करता है तो आप कहेंगे आरबीआई करता है। ठीक है, भारतीय कानून के अनुसार किसी व्यक्ति या संस्था को मुद्रा जारी करने की इजाजत नहीं है। मतलब अगर एक आम आदमी अगर सोचेगा कि भैया हम मुद्रा को मतलब अपना घर में मशीन ला करके मुद्रा को बनाएं और उसका एक वैल्यू मिल जाए, मतलब उसका मुद्रा के रूप में एक महत्व मिल जाए, तो ऐसा नहीं है। ठीक है, मतलब ये गैर कानूनी है। अगर आप डुप्लीकेट नोट देखते हैं, ठीक है, कोई अगर बनाता है या चलाता है, ठीक है, तो ये भी एक गैर कानूनी कार्य होता है। अर्थात आपको मतलब एक आम आदमी को या किसी व्यक्ति को या संस्था को मुद्रा जारी करने की इजाजत नहीं है। जब भी मुद्रा जारी करेगा तो आरबीआई करेगा। ठीक है, भारतीय रिजर्व बैंक करेगी। अब कहता है कि भारत में कोई भी व्यक्ति
कानूनी तौर पर रुपये को अस्वीकार नहीं कर सकता। ये नहीं कर सकता कि मैं 1 रुपये का सिक्का नहीं लूंगा, ये वैल्यू नहीं है, ये नहीं चल रहा है, ये बैंक में नहीं लेता, ऐसा नहीं है। चूंकि ये व्यक्ति, कोई व्यक्ति हो, कानूनी तौर पर रुपये को अस्वीकार नहीं कर सकता कि रुपया का महत्व नहीं है, वैल्यू नहीं है। अरे जब सरकार मुद्रा को जारी किया है, सिक्के के रूप में हो चाहे करेंसी नोट के रूप में हो, लेकिन अगर सरकार ने किया है, आरबीआई ने किया है, तो उसका महत्व है। ठीक है, आप उसे आपको स्वीकार करना पड़ेगा। अगर आप कहते हैं कि हम स्वीकार नहीं करते हैं, अस्वीकार करते हैं, तो ये गैर कानूनी है, मतलब आपको इसमें सजा भी मिल सकता है। आगे देखते हैं, आगे है बैंकों में निक्षेप। निक्षेप का मतलब क्या होता है, तो मैंने बता दिया है कि निक्षेप का मतलब होता है डिपॉजिट। क्या होता है? डिपॉजिट। क्योंकि हिंदी में कुछ वर्ड होते हैं जिसको समझना टफ होता है। क्योंकि अगर किसी व्यक्ति को भी अगर पूछा जाए कि निक्षेप मीन्स क्या होता है, तो शायद में वो बता पाएगा, लेकिन अगर हम उसे डिपॉजिट पूछते हैं तो आसानी से बता देता है कि हाँ डिपॉजिट मैंने जमा किया है ना। क्रेडिट, डिपॉजिट उससे ज्यादा समझ में आता है, लेकिन निक्षेप समझ में जल्दी से नहीं आता है, तो इसीलिए मैंने लिख दिया इंग्लिश में डिपॉजिट। अब कहता है कि जब लोगों के पास आवश्यकताओं की पूर्ति करने के बाद भी अतिरिक्त नगद, है ना, यहां पे एक वर्ड गलत लिखा गया, इसको ध्यान ना दें, अतिरिक्त नगद रुपया होता है, ठीक है, तो व्यक्ति उसे सुरक्षित रखने के लिए साथ ही ब्याज लेने के लिए उद्देश्य से बैंकों में अपने नाम पर खाता खुलवाकर जमा कर देते हैं और बैंक ये जमा स्वीकार करते हैं। कहने का मतलब हुआ कि जब लोगों के पास, ठीक है, जब लोगों के पास आवश्यकताओं की पूर्ति करने के बाद, जैसे मान लीजिए आपने क्या किया, आपका जितना सारा खर्च है, ठीक है, चाहे आपको खाने में हो, चाहे कपड़े खरीदने में हो, चाहे घर बनाने में हो, सारा खर्चा मेंटेनेंस करने के बाद आपके पास जो मनी बचता है, आप उससे क्या करते हो, उस रुपया को, उस नगद रुपया को आप सुरक्षित रखने के साथ साथ आप ब्याज लेना भी चाहते हो। तो ये दोनों उद्देश्य से आप क्या करते हैं, ब्याज के उद्देश्य से और सुरक्षित रखने के उद्देश्य से व्यक्ति बैंकों में क्या करता है, अपने नाम पर खाता खुलवा लेता है और खाता खुलवाने के बाद उसमें जमा करता है, मीन्स डिपॉजिट करता है, और बैंक इसे स्वीकार भी करता है। और सुरक्षित कैसे होता है, क्योंकि अगर आप बैंक में पैसा रखते हैं तो आप जब चाहें पैसा निकासी कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, तो आपका पैसा सुरक्षित है। अगर आपका पैसा साल, 6 महीना, 2 साल तक रहता है तो बैंक आपको कुछ ना कुछ ब्याज देती है, ठीक है, चाहे साल का 1% दे या साल का 2% दे, कुछ ना कुछ परसेंट आपको ब्याज बैंक देती है, ठीक है। आगे है, कहता है कि इस ब्याज भी देती है और इस पर ब्याज भी देते हैं और मुद्रा सुरक्षित भी रहता है तथा लोग अपनी आवश्यकता के अनुसार रुपया निकाल सकते हैं। बैंक खातों में जमा धन को मांग के जरिए निकाला जा सकता है। कहने का मतलब अगर आप बैंक में पैसा जमा किए हैं तो आप उसको मांग के जरिए निकाला जा सकता है। ऐसा नहीं कि आप बैंक गए और आप डायरेक्ट मैनेजर को या कैशियर को बोले कि भैया मेरा पैसा है 5,000 मेरा पैसा दीजिए, ऐसा नहीं होता है। आपको एक लिखित के तौर में, जैसे बैंक में जो फॉर्म होता है निकासी का फॉर्म, उसमें आप अपना अकाउंट नंबर भरेंगे, कितना पैसा मांग कर रहे हैं वो भरेंगे, सिग्नेचर करेंगे और फिर ये कागजात के तौर पर आप कैशियर को देंगे, ठीक है, फिर उसके द्वारा आपको कैश पैसा मिलेगा। तो कहने का मतलब आपके खाता में जो पैसा है वो मांग के जरिए निकाला जा सकता है। ऐसा नहीं कि आप मौखिक तौर पर गए और अपना पैसा मांगने के लिए चला गए और आप बोले कि भैया मेरा 500 रुपया जमा है, मेरा 500 रुपया दीजिए, तो ऐसा नहीं होता है। आपको निकासी का फॉर्म भरना पड़ेगा और एक मांग के जरिए आपको पैसा लेना पड़ेगा। तो हम लोग जो फॉर्म भरते हैं निकासी का और जो साइन करते हैं, अकाउंट नंबर भरते हैं, जितना पैसा मतलब मांग करते हैं वो भरते हैं,
तो जो फॉर्म के द्वारा जो पैसा निकालते हैं यही है मांग जमा, ठीक है, मतलब मांग के जरिए इसको कहा जा सकता है। तो इसीलिए इस जमा को जो लोग पैसा जमा करते हैं, अगर जमा भी करते हैं तो डायरेक्ट नहीं जमा करते हैं, वो भी एक जमा का फॉर्म होता है और उसके द्वारा हमने पैसा जमा करते हैं। तो मांग जमा भी इसे कहा जा सकता है, ठीक है, क्योंकि हमने जो जमा किया है उसको मांग के जरिए निकालते हैं, ठीक है। तो जमा पैसा, जमा धन को मांग के जरिए निकाला जाता है, इसीलिए इसे क्या कहते हैं, इसीलिए इसे कहते हैं मांग जमा। क्या कहते हैं? मांग जमा। आप कहते हैं इसके अलावा चेक के द्वारा भी भुगतान किया जाता है, ठीक है। इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, इसके अलावा आप चेक के द्वारा भी भुगतान कर सकते हैं, चेक के माध्यम से पैसा आप जमा निकासी भी कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है बैंक। सबसे पहले समझते हैं कि बैंक क्या है। तो चलिए हम लिख के रखे हैं। कहता है कि बैंक जो है उससे वित्तीय संस्था को, यहां पे टाइपिंग गलत हुआ है, इस पर ध्यान ना दें, ठीक है। तो बैंक उस वित्तीय संस्था को कहते हैं जो जनता से धनराशि जमा करने तथा जनता को ऋण देने का काम करता है, उसे क्या कहते हैं? बैंक कहते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए कि बैंक क्या है या बैंक किसे कहते हैं, तो आप कहेंगे उस वित्तीय संस्था को कहते हैं, बैंक उस वित्तीय संस्था को कहते हैं जो जनता से धनराशि जमा करने तथा जनता को ऋण देने का काम करता हो। आप मान लीजिए कोई बैंक है और वो जनता को ना तो जनता का पैसा ना तो जमा कर रहा है और ना ही उसे ऋण दे रहा है, तो उसे हम बैंक नहीं कह सकते। आप देख लीजिए, ठीक है। आप जो भी बैंक है, चाहे आप केंद्रीय बैंक की बात कीजिए, व्यावसायिक बैंक की बात कीजिए, आपका कोई भी बैंक है, वो बैंक क्या करती है बताइए? वो जनता से धनराशि जमा करने और जनता को ऋण देने का काम करता है, इसीलिए उसे क्या कहा जाता है? बैंक कहा जाता है। अब यहाँ पे एक वर्ड आया वित्तीय संस्था, ठीक है। तो इसलिए चलिए हम इस पर भी डिस्कस कर लेते हैं कि क्या है वित्तीय संस्था, ठीक है। चूंकि उस डेफिनेशन को समझने से पहले आपको वित्तीय संस्था के बारे में जानना पड़ेगा। तो वित्तीय संस्था क्या है? देखिए, उस संस्था को कहते हैं जो अपने ग्राहकों एवं सदस्यों को वित्तीय सेवाएं देता है, ठीक है। अब फिर आप सोचते होंगे कि सर हमने तो बैंक में जो बैंक का टॉपिक था, मतलब बैंक का जो डेफिनेशन था, उसमें हमने पढ़ा कि वित्तीय संस्था एक टॉपिक आया कि उस वित्तीय संस्था को कहते हैं जो जनता से धनराशि जमा करने तथा जनता को ऋण देने का काम करता है। अब वहां पे एक वर्ड आया कि वित्तीय संस्था क्या होता है, ये समझ में नहीं आया, तो फिर वो डेफिनेशन आपका क्लियर नहीं होगा। आपको सबसे पहले वित्तीय संस्था को समझना पड़ेगा। तो देखिए, वित्तीय संस्था उस संस्था को कहते हैं जो अपने ग्राहकों एवं सदस्यों को वित्तीय सेवाएं देता है, उसे कहते हैं वित्तीय संस्था। अब फिर एक वर्ड आया कि वित्तीय सेवाएं क्या है। तो वित्तीय सेवाएं का मतलब होता है धन का जमा रखना तथा ग्राहक को ऋण देना। देखिए, टाइपिंग बहुत मिस्टेक हुआ है जल्दीबाजी में, इसलिए इस पर ध्यान ना दें, क्योंकि हम इसीलिए आपको पढ़ करके दिखा दे रहे हैं, ठीक है। इसलिए इस पे आपको इस गलती को इग्नोर करना है। यहाँ पे हम आपको इंप्रूव करके बता रहे हैं कि वित्तीय सेवाएं का मतलब होता है धन का जमा रखना तथा ग्राहक को ऋण देना। मतलब वित्तीय सेवाएं किसको कहेंगे? अगर धन है तो धन का जमा रखना और ग्राहक को ऋण देना, मतलब पैसा को जमा रखना है और उस पैसे, जो पैसा है वो ग्राहक को ऋण दे रहा है, वही है वित्तीय सेवाएं। चाहे बैंक हो, चाहे आपका छोटे छोटे जो माइक्रो फाइनेंस कंपनी है, वो भी एक वित्तीय क्या है? सेवाएं हैं। जैसे साहूकार, तो साहूकार क्या होता है? वो पैसे को जमा रखता है, उसके पास अधिक पैसा हो गया, उन्होंने क्या किया? लोगों को ऋण देना स्टार्ट कर दिया, चाहे ब्याज अधिक लेता हो, लेकिन वो भी एक प्रकार का वित्तीय सेवाएं हैं। अब आता है इसको और छोटा में समझें कि वित्त क्या होता है, वित्तीय सेवाएं। अब समझें कि वित्त क्या है। तो वित्त का मतलब होता है धन संपत्ति या रुपया पैसा। धन संपत्ति और रुपया पैसा को क्या कहेंगे? वित्त कहते हैं इसको,
इकोनॉमिक्स की भाषा में वित्त का मतलब हो गया धन, संपत्ति और रुपया पैसा। इसके आगे है चेक। तो चेक एक ऐसा कागज है जो बैंक को किसी व्यक्ति के खाते से चेक पर लिखे नाम के किसी दूसरे व्यक्ति को एक खास रकम का भुगतान करने का आदेश है। ठीक है, तो चलिए इसको एक बार फिर से समझ लेते हैं। चेक क्या है? चेक एक ऐसा कागज है, मतलब चेक क्या है? तो चेक एक कागज है जो बैंक को किसी व्यक्ति के खाते से, वो क्या करता है कि किसी व्यक्ति के खाते से चेक पर लिखे नाम के, मान लीजिए एक चेक है, इसके आगे हम चेक को आपको दिखा करके डिस्कस करके बताएंगे। ठीक है, तो लिखे नाम के किसी दूसरे व्यक्ति को एक खास रकम भुगतान करने का आदेश है। मतलब चेक आदेश देता है कि भैया हम जिस व्यक्ति का नाम लिखे हैं उस व्यक्ति को पैसा आप दे दीजिए, यही है चेक। अब इसको चित्र के माध्यम से आप समझ लीजिए, ज्यादा समझ में आएगा। चलिए आपको समझाने के लिए मैंने एक चेक ले रखा है। ठीक है, अब आपको समझाते हैं कि चेक क्या होता है। देखिए सबसे पहले क्या करते हैं, मान लीजिए ये चेक आपका है, आप क्या करते हैं, आपको किसी कंपनी, किसी व्यक्ति को आपको पैसा पे करना है। सपोज आपको पैसा कितना पे करना है? 10,000। ठीक है, 10,000 पे करना है, तो आप यहाँ पे अमाउंट में 10,000 लिख देंगे। ठीक है, अमाउंट इन वर्ड्स, मतलब आपको वर्ड में लिखना है 10,000। पे नाम, आप किसको पे करना चाहते हैं? सपोज राम को पे करना चाहते हैं, राम को 10,000 देना है, तो यहाँ पे आप क्या लिख देंगे? राम कुमार या जो भी होगा भैया उसका नाम लिख दीजिए और अमाउंट यहाँ पे भर दीजिए। ठीक है, यहाँ पे आपको वर्ड में लिखना है और यहाँ पे आपको लिखना है। ठीक है, इसके बाद है जो व्यक्ति अपने खाते से ये पैसा दूसरे व्यक्ति को देना चाहता है वो यहाँ पे सिग्नेचर करेगा। ठीक है, सपोजेट मान लीजिए मोहन दे रहा है तो मोहन अपना सिग्नेचर कर देगा, तो मोहन ने साइन कर दिया कि हमें राम को 10,000 देना है और यहाँ पे डेट भर दिया कि हमें जो भी ये डेट करेगा, अगर ये 3/10/20 लिखता है, ठीक है, मतलब उस डेट के अंदर इसको ये पैसा जो है वो निकाल लेना है। उस डेट के बाद ये चेक का डेट खत्म हो जाएगा और पैसा आपका निकासी नहीं होगा। ठीक है, और एक और बात होता है कि चेक, अगर जो व्यक्ति चेक दे रहा है उसके खाते में उतना पैसा होना चाहिए। सपोज ये 10,000 भर के दे रहा है और इसके खाते में 5,000 ही मात्र है, और ऐसे परिस्थिति में अगर व्यक्ति राम निकालने के लिए चला जाता है तो ये चेक बाउंस हो जाएगा। ठीक है, पैसा नहीं निकलेगा और बाउंस हो जाएगा चेक, तो उसे पेनल्टी भरना पड़ सकता है। ठीक है, इसलिए ध्यान रखें। तो इस प्रकार से आप समझ गए होंगे कि चेक किस तरह से भरना है और किस तरह से देना है और चेक क्या है। तो चेक क्या है अभी आप समझ ही गए होंगे। इसमें इस डेफिनेशन के अनुसार से चेक क्या है, तो चेक एक कागज है। ठीक है, ऐसा कागज, अब ऐसा नहीं कि हम लोग जो कागज में लिखते हैं व्हाइट हो या आपका रोलिंग कागज हो, वो कागज नहीं। इस कागज का अलग महत्व है। ये एक ऐसा कागज है जिस कागज पे व्यक्ति साइन कर देगा, देने वाला, वो अपना खाता नंबर और किसको देना चाहता है और साइन करके अगर देगा तो उसे पैसा मिल जाएगा। तो वही चीज दिया है कि जो बैंक को किसी व्यक्ति के खाते से चेक पर लिखे नाम, मतलब वो अगर राम को देना चाहता है तो राम का नाम लिख दिया, और दूसरे व्यक्ति को एक खास रकम 10,000 अगर 20,000 जितना देना चाहता है और भुगतान करने का आदेश देता है, वो अपना साइन मोहर करके साइन करके और उसे बोल देता है कि इसे 10,000 पे कर दे, तो बैंक उसे 10,000 रुपया दे देती है। नेक्स्ट है ऋण के बारे में पढ़ना है। सबसे पहले जानते हैं कि ऋण होता क्या है। तो ऋण एक प्रकार का कर्ज है। ऋण क्या है? एक प्रकार का कर्ज है जो कुछ शर्तों पर जरूरतमंद लोगों को दिया जाता है। ठीक है, ऋण एक प्रकार का कर्ज है
जो कुछ शर्तों पर, मतलब कुछ इसका कंडीशन होता है, भैया आपको 2% या 1% जो ब्याज है वो लगेगा या फिर ब्याज नहीं लगेगा, उसकी मर्जी। लेकिन कुछ कंडीशन, उसके शर्त होते हैं कि आपको इतना % ब्याज देना पड़ेगा, आपको 2 साल का 2 ईयर का समय दिया जाता है, इतने अवधि में आपको पैसा रिटर्न कर देना है। ठीक है, तो कहता है कुछ शर्तों पर, जैसे उसके ब्याज दर, अच्छा वो जिस व्यक्ति को दे रहा है उसके कागजात संपत्ति को चेक करता है। ठीक है, उसकी मांग करता है कि भैया आपका जमीन कितना है, आप जमीन का रसीद दिखाइए, उसका खतियान दीजिए। ठीक है, ये सभी चीजों को मिलाकर ही ऋण की शर्तें कहा जाता है। तो ऋण क्या करता है, ऋण एक प्रकार का कर्ज है और कुछ शर्तों पर जरूरतमंद लोगों को दिया जाता है। ठीक है, अब इसका आगे देखते हैं ऋण की शर्तें। ऋण की शर्त क्या है, तो ऋण की शर्त होता है, शर्त मतलब कंडीशन, जो ऋण देगा वो ये कंडीशन लागू करेगा, सबसे पहले ब्याज दर, कि भैया हम आपसे 3% से कम नहीं लेंगे और ब्याज हर महीने लेते जाएंगे। दूसरा, संपत्ति और कागजात की मांग। ठीक है, ये देखता है और मांग भी करता है कि आपके पास कितना जमीन है। ठीक है, अगर जमीन है तो हमें गिरवी के रूप में दें, जमीन या संपत्ति हमें गिरवी के रूप में दें। अगर आपके पास सोना है, चांदी है, हीरे है, मोती है तो जमा कर दें, फिर हम आपको ऋण दे देते हैं। या फिर ये भी कह सकता है कि आपके पास जो खतियान है जमीन का वो जमा कर दें, जेरॉक्स। ठीक है, और कुछ आपके कंडीशन जो होगा, ठीक है, मतलब भुगतान के तरीकों, जैसे भुगतान आप किस प्रकार से करेंगे, महीने में कितना पैसा पे करना है, आपसे ब्याज आपका सिर्फ क्या कहते हैं, ये महीने में ब्याज देना है या सप्ताह में देना है, ये भी आपका लागू करके वो मिला करके ऋण की शर्त जो है सो होता है। तो इसलिए लिखा गया है कि ऋण की शर्त मतलब जो ब्याज दर है, संपत्ति है, कागजात की मांग, भुगतान के तरीके को मिला करके ऋण की शर्तें कहा जाता है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि ऋण की शर्तें क्या होता है, ऋण क्या होता है। तो ऋण एक प्रकार का कर्ज होता है जो कुछ शर्तों पर जरूरतमंद लोगों को दिया जाता है। और ऋण की शर्तें क्या होता है, जिसके ब्याज दर, संपत्ति, कागजात की मांग, भुगतान के तरीके को मिलाकर ऋण की शर्तें कहा जाता है। इसके आगे देखते हैं। अब ऋण पाने के शर्त, मान लीजिए ठीक है, ऋण क्या होता है, ऋण की शर्त क्या होता है, ये मैंने सीख लिया। अब ऋण पाने के शर्त, अगर आपको लोन चाहिए तो उसके क्या क्या कंडीशन होते हैं। सबसे पहले आय प्रमाण पत्र की आवश्यकता होती है। आपकी इनकम कितना है, जैसे आप बैंक जाते हैं पैसा लेने के लिए, ऋण लेने के लिए, सबसे पहले आपको आय प्रमाण पत्र की आवश्यकता हो सकती है। नौकरी के विषय में बैंक को ब्यौरा उपलब्ध कराना पड़ता है। बैंक आपसे ब्यौरा मांग सकता है कि भैया आप कौन सा जॉब करते हैं, आपकी सैलरी स्लिप कितनी है, आप कितना पैसा कमाते हो। ठीक है, अगर आप गवर्नमेंट जॉब करते हो और आपका सैलरी स्लिप अच्छा खासा है तो आपको ऋण आसानी से मिल जाता है। फिर इसका है कर्ज के बदले गिरवी के रूप में भूमि, पशु, संपत्ति आदि के रूप में उपलब्ध कराना पड़ता है। मान लीजिए आप जो कर्ज ले रहे हैं उसके बदले में गिरवी आपको देना पड़ सकता है। बैंक ये जानना चाहेगा कि आपके पास आप कर्ज को लौटा सकते हैं या नहीं लौटा सकते हैं, क्या गारंटी कि आप हमारा पैसा वापस कर दें। तो इसके रूप में वो क्या देखता है, संपत्ति। ठीक है, संपत्ति में सोना, चांदी, हीरे, मोती, जमीन, ठीक है, कुछ भी हो सकता है, ये उपलब्ध करना पड़ता है। लास्ट है गारंटी देने वाला को लाना पड़ता है। एक गारंटर आपको रखना पड़ेगा कि अगर ये पैसा पे नहीं करेगा तो ये गारंटर को देना पड़ेगा। और गारंटर की साख अच्छी होनी चाहिए, उसका क्रेडिट अच्छी होना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं कि हम ऐसा गारंटर लाएं जो 2-4 ऋण ले चुका हो और वो खुद उस ऋण को भुगतान ना किया हो, तो उस गारंटर का कोई महत्व नहीं होगा। आपको गारंटर भी अच्छे से लाने पड़ेंगे। तो ये हो गया ऋण पाने के शर्त। आपके पास क्या क्या होना चाहिए, तो आय प्रमाण पत्र की आवश्यकता हो सकती है, नौकरी के ब्यौरा आपको उपलब्ध करना पड़ सकता है, कर्ज के बदले आपको गिरवी देना पड़ सकता है और गारंटर आपको लाना पड़ सकता है। यह हो गया ऋण पाने के शर्त। इसके बाद है कि ऋण बैंकों की ऋण संबंधी गतिविधियां।
बैंक जो है वो जमा धन का क्या करता है तथा बैंक अपना कार्य कैसे करता है, इसके बारे में जानेंगे। मतलब बैंक की ऋण संबंधी गतिविधियों में हम क्या सीखेंगे कि जो बैंक है वो जमा धन का क्या करता है, जो पैसा जमा होता है उसका क्या करता है, और बैंक का अपना कार्य कैसे करता है। आखिर बैंक अपना कार्य कैसे करता है, बैंक कैसे चलाता है। ठीक है, बैंक के पास पैसा कहां से आता है। देखिए, भारत में बैंक जमा राशि का केवल 15% हिस्सा नगद के रूप में अपने पास रखते हैं। ऐसा नहीं कि आपने पैसा जमा किया उसका 100% वो रख लेता है बैंक में, नहीं। अगर ऐसा करता है तो बैंक बंद करना पड़ेगा, क्योंकि उसके जितने सारे स्टाफ हैं उसे पेमेंट करना पड़ता है, बैंक को चलाने में भी खर्च होता है। तो सारा खर्च कहां से आएगा, क्योंकि बैंक भी क्या करती है, बैंक जो जमा पैसा होता है उस पैसे को कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट करती है, और उस इन्वेस्टमेंट से जो पैसा आता है वो पैसा व्यक्ति को लोन के रूप में देता है, और उस लोन से जो पैसा आता है वही उसका मुनाफा होता है। तो इसीलिए बैंक 15% हिस्सा अपने पास क्यों रखती है, इसलिए ताकि यही पैसा जब कोई व्यक्ति मांग करे, जिस व्यक्ति का पैसा यहाँ जमा है, अगर वो व्यक्ति पैसा मांगने के लिए आता है तो उसे हम पैसा दे सकते हैं। इसीलिए बैंक जमा राशि का केवल 15% हिस्सा ही नगद के रूप में अपने पास रखते हैं, और जो बाकी धन है वो ब्याज पर लगा देता है। ठीक है, और बाकी धन जो बच जाता है उसे क्या करता है, ब्याज पर लगा देता है। बैंक दो तरह के लोग जाते हैं। अब देखिए, बैंक क्या करता है, दो तरह के लोग जाते हैं। पहला, जिनके पास अतिरिक्त धन होता है। सपोज दैट आपके पास बहुत सारा पैसा है, आप 50,000 कमाते हैं, लेकिन आपका इन्वेस्टमेंट मात्र 20,000 है। मतलब खर्च आप किसी भी तरह से 20,000 खर्च कर पाते हैं और 30,000 आपका बच जाता है। तो आप ऐसे परिस्थिति में क्या करेंगे, आप पैसा को बैंक में जमा करना चाहेंगे, क्योंकि आपके पास तो अधिक पैसा है। क्योंकि आप घर में रखेंगे तो आपको चोरी होने का डर हो सकता है, या खर्च होने का डर हो सकता है बेफिजूल का, या किसी को दे देंगे तो हो सकता है कि आपका पैसा ना मिले। मतलब किसी ना किसी तरह से आपका पैसा बच जाता है। तो जब बचता है तो व्यक्ति चाहता है कि हमारा जो पैसा है वो सुरक्षित रहे और हमें ब्याज भी मिले, और ऐसा कौन कर सकता है, बैंक। तो इसीलिए जिसके पास अतिरिक्त धन होता है वो क्या करता है, वो व्यक्ति बैंक जाता है पैसा को जमा करने के लिए। और दूसरा, जिन्हें धन की जरूरत होती है, बैंक इन दोनों के बीच मध्यस्थता प्रदान करता है। अब कैसे करता होगा, देखिए, सबसे पहले जिसके पास पैसा अधिक है वो पैसा जमा करेगा, ठीक, उसके बदले बैंक उसे ब्याज देगी, लेकिन कम ब्याज देगी। और जिसके पास पैसा नहीं है वो व्यक्ति ऋण लेने के लिए बैंक जाएगा, उसे भी बैंक ऋण देगी, लेकिन उससे ब्याज अधिक लेगी। अब इस प्रकार से देखा जाए तो जो बैंक है जो ऋण लेता है, मान लीजिए आपको ऋण दिया और आपसे वो 5% ब्याज लिया, और जो व्यक्ति जमा किया उसे 1% ब्याज दिया, तो मिला जुला के कितना परसेंट बचा, उसके पास 4% पैसा बच गया। वही 4% से बैंक अपना कार्य करती है। ठीक है, अब देखिए, कहता है जिनके पास अतिरिक्त धन होता है और वह बैंक में जमा करता है तो बैंक उसे कम ब्याज देता है लेने वालों की अपेक्षा, और जिसे धन की जरूरत होती है बैंक उसे उच्च ब्याज दर पर ऋण देती है, मतलब उससे अधिक ब्याज लेती है। अर्थात उससे जमाकर्ता की अपेक्षा अधिक ब्याज लेता है, और इस प्रकार दोनों ब्याज को घटाने पर जो बचता है उससे अपना काम चलाते हैं बैंक। इससे सभी लोगों का कल्याण हो जाता है और साथ ही साथ बैंक का भी। ठीक है, तो हमने इसके पहले पढ़ लिया था कि बैंक क्या होता है। अब देखेंगे कि बैंक दो तरह के होते हैं। बैंक कितने प्रकार के होते हैं, बैंक दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन, तो पहला व्यावसायिक बैंक और दूसरा केंद्रीय बैंक। तो चलिए इस पर डिस्कस कर लेते हैं। तो पहला पढ़ेंगे कि व्यावसायिक बैंक क्या है या किसे कहते हैं। तो व्यावसायिक बैंक, यह बैंक लाभ के उद्देश्य से मुद्रा के जमा, लेन देन
तथा ऋण की सेवाएं प्रदान करता है। व्यवसायिक बैंक क्या होता है? यह ऐसा बैंक होता है जो लाभ के उद्देश्य से, प्रॉफिट के उद्देश्य से मुद्रा का जमा करता है, लेन देन करता है और ऋण की सेवाएं भी प्रदान करता है तथा चेक या आदेश पर भुगतान भी करता है। ठीक है। देखिए व्यवसायिक बैंक में क्या होता है? व्यवसायिक बैंक में होता है कि ये बैंक लाभ के उद्देश्य से खोलता है कि हमें लाभ हो। ठीक है।